अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही फिर एक दफ़ा ईरान पर हमले की धमकी दे दी है और ये कहा है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं। एवरी डे स्टार्ट्स विद अ न्यू स्टेटमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, जो कि गुज़िश्ता दिन दी गए स्टेटमेंट से एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है। तो इसके पीछे क्या हकीकत है, ये भाम क्यों क्रिएट किया जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब डिसेप्शन को एज अ वॉर पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ईरान के हवाले से वाकई कोई वाज़ेह हिकमत अमली ट्रंप के पास अब तक मौजूद नहीं है? इस पर बात करेंगे। और दूसरी तरफ मिनाब स्कूल और इसके साथ ही ईरान के अंदर रजीम चेंज की कोशिशों के हवाले से बड़े खौफनाक इंकशाफात हुए हैं, उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। एंड इस सारे सिचुएशन के अंदर एक साइड पर शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात इस सिचुएशन के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट है और इस जंग को क्या रुख दे सकती है, इस पर बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। एंड इन द लास्ट सेगमेंट हम डिस्कस करेंगे फितना और ख्वारिज और खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के दरमियान राबतों का इंकशाफ हुआ है, तो इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम सायरा, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल। और गर्मी कैसी है लाहौर में? बहुत बुरी गर्मी है बुखारी साहब, बहुत बुरी हीट वेव पड़ रही है। अभी तो और मजीद ड्राया जा रहा है, बिल्कुल इससे ज्यादा बदतर हालात होंगे। जी बुखारी साहब, एक हीट वेव का तो यहाँ पड़ रही है, एक मशरिक वुस्ता में भी हीट वेव ही चल रही है। समझ नहीं आ रहा, ट्रंप एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट बयानात देते हैं। अब फिर से एक दफा उन्होंने ईरान पर हमलों की धमकी दी है और कहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर हमला कर सकते हैं। बुखारी साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो कह रहे हैं कि ईरान पर फिर से हमला शुरू करने वाले हैं 2 से 3 दिन के अंदर या अगले हफ्ते के शुरू में। कितने इम्कानात देख रहे हैं आप? पहली बात तो यह कि आपने बुखलाहट देखी है उनकी? हाँ जी। मैन एट टाइम्स यू फाइंड हिम लुकिंग फॉर वर्ड्स, या जो है वो शुरू हो जाती है। एनीवे, पहले तो उन्होंने जो तारीफ़ की है ना नेतन्याहू की, उसके ऊपर मेरा ख्याल से रिएक्शन बहुत ज़रूरी है। वो ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू जो है वो बहुत बड़ा लीडर है, मेरी उसके साथ हर मामले के ऊपर जो है वो इत्तफाक़ रहे हैं और ख़ास तौर से ईरान के हवाले से। पहली बात तो ये है कि ये दुनिया में सिर्फ वाहिद तुम आदमी हो जो ये कह रहा है, वरना नेतन्याहू को किस नाम से याद किया जा रहा है? क्या उसके बारे में जज्बात हैं लोगों के, चाहे वो यूरोप है चाहे वो एशिया है, वो सारी दुनिया को पता है। तो वो आपका लाडला जिस वजह से है, वो तोते में जो जान है ना आपकी, वो सारों को उसकी वजह पता है कि उसकी ज़बान में एप्स्टीन आपके मुंह से बोल रहा होता है। इसीलिए आपको वो ऐसा शख्स बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अजीम लीडर लग रहा है जिसको उसकी कौम कहती है कि वो करप्ट है, उसकी अदालतें कहती हैं कि वो करप्ट है, इसने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और जिस दिन ये जंग ख़त्म होगी भाई जेल जाएंगे। ये उसको अजीम लीडर फरमा रहे हैं ट्रंप। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि वो ईरान पर हमला करने की जो बात है, ये वो गिद्दड़ भपकियाँ और धमकियाँ हैं जिसका अब ईरान की सेहत पर कोई असर नहीं होता। वो हैरान होते हैं जब कोई ढंग का बयान दे दे कभी ट्रंप। ये जो है ना कि मैं आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, 1 घंटे के बाद करूँगा, ये ना मुलतवी करने के बाद बताते हैं कि बस 1 घंटा रह गया था हमला करने के लिए। हाँ, तो ये जो तमाशा लगाया हुआ है ना उन्होंने, ये अब उनके पास कोई जवाज़ नहीं है ईरान के ऊपर दोबारा चढ़ाई करने का। जो एक जवाज़ पेश किया जाता रहा है और अब जो सिर्फ सिंगल फोकस हो गया है और किसी की चीज़ की बात नहीं हो रही, ना मिसाइलों की बात हो रही है, ना प्रॉक्सीज की बात हो रही है। आप देख रही हैं ना, अब बात हो रही है क्या? न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे जी इनको। भाई ये जालसाजी बंद करें अब, इसलिए कि एक लीडर कह चुका है ईरान का कि हमने ना एटम बम बनाने का कभी प्लान किया, ना हमारी कोई ख्वाहिश है। और साथ वो ये भी बता रहे हैं कि उस बेवकूफ़ जाहिल को ये भी नहीं पता कि जब हमारा सुप्रीम लीडर कोई फतवा जारी कर दे तो वो पूरी कौम पर बाइंडिंग होता है और उस फतवे के तहत जो अली खamenei ने दिया था वो बम बनाना हराम है। ठीक है जी। इसके बाद किसी का ये तसव्वुर करना कि उसको कोई ईरान में वायलेट कर देगा, वो मेरे ख्याल है सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू 2 बेवकूफ़ आदमी हैं इस दुनिया में जो ये समझते हैं कि इसके बावजूद भी वो बम बना लेंगे। एक बात। दूसरी बात होती है कि आप अपनी इंटेंशंस वाजे करते हैं। ईरान NPT का सिग्नेटरी है, 3 मरतबा IAEA के इंस्पेक्टर्स उसकी तमाम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के मुआयने कर चुके हैं, रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर कि दूर दूर कोई शवाहद और कोई शायबा नहीं है कि ईरान एटम बम बनाना चाहता है। आप मुझे बताइए इसके अलावा क्या चाहिए आपको? फिर दूसरा तारीख़ी हवाला ये है कि जब 2014 का अकॉर्ड हुआ था जिसमें 5 इंटरनेशनल सुपर पावर्स और एक ईरान शामिल था, तो उस वक्त 90% अफसूदा यूरेनियम स्पुर्द की थी 900 kg जी। 900 kg 90% अफसूदा यूरेनियम इज गुड इनफ टू मेक बम। ईरान ने तब नहीं बम बनाया तो अब वो क्या बम बनाएंगे? जब आप ये एक सांस में दावा कर रहे हैं
कि हमने तो उनका बेड़ा गर्क कर दिया है, ना उनके पास फौज है, ना उनके पास फजाइया है, ना उनके पास नेवी है, ना उनके पास इंस्टॉलेशन है, ना उनके पास मिसाइल सिस्टम है। आपके सामने है ना, ये सारे दावे ट्रंप ने पहली जंग में भी किए थे और अब फिर कर रहे हैं। विच पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट शुड ट्रस्ट, ये मेरा एक सिंबॉलिक नारा समझ लें ट्रंप के जवाब में कि भाई तेरी कौन सी कल सीधी है, तेरे कौन से बयान का हम जो है वो यकीन करें। एक सांस में आप कहते हो मुआहदा होने वाला है, मुआहदा होने वाला है, ईरानी मरे जा रहे हैं, वो तो तड़प रहे हैं मुआहदा करने के लिए। दूसरी तरफ आप कहते हैं देखें मैंने ईरान को जंग करके मजबूर कर दिया कि वो मुआहदा करे, मुआहदा करे, मुआहदा करे। मुज़ाकरात बहुत अच्छे जा रहे हैं, बड़ी पेशरफ्त हो रही है। आप मुझे बताएं इस शख्स का कोई एतबार है जो अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है उसको लीड कर रहा है, और कौम के एतबार से अगर आप उसको परखें तो वहाँ पर नो वॉर नो किंग के नारे लग रहे हैं। 90 लाख बंदा सड़कों के ऊपर एक दिन में निकल आता है। ये तारीख़ी हकीकतें हैं। वो जो फरमा रहे हैं ना, वो मैं तो ये कहता हूँ कि ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। जो इसके साथ अब मुंतखब इदारों में हो रही है वो उस नकार वही नकारा खुदा समझो वाली बात है कि उसकी कौम ने डिसोन कर दिया उसकी वॉर स्ट्रेटजी को, खुद उसको। और अब उसका हाल ये है कि पहली मर्तबा एक करारदाद पास हो गई है जिसमें 3 रूलिंग पार्टी यानी रिपब्लिकन के जो सेंटर्स हैं उन्होंने भी उसके हक में वोट दिया है। एक वोट से मौसूफ जो है इस वक्त सदर हैं, और ये 3 वोट टूट चुके हैं। एक और टूट गया तो भाई गए एक, दूसरा फिर वो तलवार जो लटक रही है उनकी गर्दन के ऊपर नवंबर के इलेक्शंस की। ये पॉलिटिकल कैरियर स्टेक्स पर लगाए हुए हैं अपने उस हमजाद के लिए जो एप्स्टीन फाइल्स के थ्रू पूरी अमेरिकी कौम के साथ और पूरी दुनिया के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जैसा मैंने कहा एटम बम बनाने का ना कोई इरादा है ईरान का, और वो हर तरह की गारंटी देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है आप बार बार अगर तस्दीक करना चाहेंगे हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और कौन सी गारंटी पर इतबार करेंगे ट्रंप? जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद और यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब आसार कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो आपका तो कंसिस्टेंट स्टांस है कि वो ब्लफ करते हैं इस तरह की धमकियों से, लेकिन अब खुद ईरान के अंदर से इस तरह की बात बाकर कालिबाफ साहब वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका इज सीकिंग अ न्यू राउंड ऑफ वॉर। देखिए घटिया दुश्मन जो होता है ना उसकी किसी बात पे आप इतबार नहीं कर सकते। अगर वो ये कहे कि नहीं मैंने तो नहीं लड़ना, मैं आपको जंग नहीं करूंगा, इसका भी इतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका दुश्मन मक्कार है, आपका दुश्मन झूठा है, कंपल्सिव लायर है। तो मुझे ईरानियन आर ऑन द गार्ड्स। ईरानियन ये यकीन बिल्कुल नहीं रखते हैं कि जंग नहीं होगी। वो कहते हैं कि इस दुश्मन का कोई इतबार नहीं है, ये मुमकिन है एज ए लास्ट रिजॉर्ट एक दफ़ा फिर चढ़ाई करे। लेकिन जो ईरानियन कौम का रिजॉल्व है उसकी बात अगर हमने ना की तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। वो ये कहते हैं कि हमने जो मज़ा चिखाया है अमेरिका को इस वॉर में, जिसका इकरार उनकी अपनी प्रेस, उनके तमाम टीवी चैनल्स कर रहे हैं कि बहुत नुकसान हो गया है, जिसकी जितनी हेयरिंग्स हुई हैं मुंतखब अदारों के अंदर, जो जूत पड़े हैं जर्नलों को वो किसी से पोशीदा हैं। इस किस्म के सवाल पूछे गए हैं। अब आप सुनिए सवाल की नौयत क्या है। वो पूछते हैं और कितने अमेरिकन मरवाओगे, हमें बताओ कि जंग से क्या हासिल हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव आपको मिल गए उसके। ये सवाल उनके अपने अदारों के अंदर पूछे जा रहे हैं मिलिट्री की लीडरशिप से। ज़ाहिर है ट्रंप तो वहाँ हाज़िर नहीं होंगे, लेकिन जो वो जाते हैं वहाँ हेयरिंग के लिए, उनके साथ हो रहा है उन अदारों में, वो दीदनी है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जब आप जंग के दौरान अपने 34 सीनियर जर्नल घर भेज दें तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब, जिस तरफ आप हवाला कर रहे हैं सेंटकॉम के सरबरा जो हैं एडमिरल, उनके साथ क्या हुई है। बिल्कुल बुखारी साहब, आप बॉडी लैंग्वेजेस का अक्सर तस्करा करते हैं, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज तो एक तरफ है, सवालों की नौयत देखिए। वो जवाब मांग रहे हैं, हमें बताएं कि आपने जो इतना पैसा खर्च करवा दिया, आपने जो अमेरिकन मरवा दिए, कितने और मरवाने हैं। मैं आपको यही तो मिसाल दे रहा था कि ये जो इनकी गत बन रही है ना अपने अदारों के अंदर, ये बहुत अलार्मिंग है। और मेरे ख्याल से ट्रंप की बुखलाहट की वजह भी यही है कि इंटरनेशनल दुनिया में तो वो तनहा रह गए हैं, सारी दुनिया और सारे इत्तेहादी साथ छोड़ गए हैं, कौम भी उसको डिसोन कर रही है। इट्स अ डेंजरस ट्रेंड, ठीक है। और ये अब हम तमाशा हर रोज़ देख रहे हैं, एक दिन की बात नहीं है ये। जितनी हेयरिंग्स हुई हैं,
चाहे वो सेंटरकॉम के हेड की हुई हैं, चाहे वो आपको याद है जब वो जो वॉर मिनिस्टर थे एग्जिट, जो उसकी गत बनी थी, उनको लफ्ज़ नहीं मिल रहे जवाब देने के लिए, क्योंकि सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं क्रेडिट देना चाहूँगा यहाँ एटलीस्ट जो इलेक्टेड हाउसेज हैं, यानी जो लॉ मेकर्स हैं वहाँ, उनमें अभी सैनिटी प्रिवेल कर रही है। वरना ट्रंप जैसा पागल पता नहीं क्या कर गुजरे इस दुनिया में, अगर उसको कोई पूछने वाला ना हो तो। जी, अभी भी ये जंग आपको पता है कि कांग्रेस की परमिशन के बगैर है। 6 महीने से ज्यादा अरसा गुजर गया। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू दिस वॉर एनी मोर अनलेस ही हैज द टेसिट परमिशन ऑफ द कांग्रेस। जी, इसीलिए बिदक भी रहे हैं और इसीलिए तड़प भी रहे हैं, हम रोड भी इसीलिए उठ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। बुखारी साहब, ये ब्रेड कूपर साहब से जब सवाल किया गया मिनाब स्कूल के हवाले से, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली उस पर जो जवाब दिया है, वो उन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो IRGC की क्रूज मिसाइल बेस थी, उसके अंदर स्कूल वाक़ था, इस वजह से इसको निशाना बनाया गया। देखिए, इतना बड़ा झूठ बोल के यू कैन नॉट गेट अवे विद इट। ईरान ने तो कहा है ना कि तहकीक करवा लेना जी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स से कि कहाँ है वो स्कूल वाक़या। आप मुझे बताएं, इन द हार्ट ऑफ द सिटी लाइक तेहरान, डू यू थिंक देयर विल बी ए क्रूज मिसाइल्स बेस? दिस इज एब्सोल्यूट इनसैनिटी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बच्चियों का स्कूल था। आपको पता नहीं है कि ये ट्रंप पागल जो है, उसने इनिशियली क्या कहा था जब 176 बच्चों की और शहरियों की लाशें पड़ी हुई थी? उसने कहा ये तो उन्होंने खुद मारे हैं। डू यू रिकॉल? उसने कहा था ये खुद मिसाइल मारा है इन्होंने, ईरानियों ने, अपने बच्चों को मारने के लिए, जवाब बनाने के लिए। फिर थोड़े से अरसे के बाद उसने कहा हाँ नहीं हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और अब कंक्लूजन आ चुका है ये कि ये वाकयातन अमेरिकी मिसाइल से उन बच्चों की शहादत हुई है। इसको ना पेंटागन डिसोन कर रहा है, डिसोन नहीं कर रहे, वो तो उल्टा नैरेटिव बना रहे हैं एक, ताकि क्योंकि ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज कि अमेरिका ने ही ये हमला किया है। बट ये नैरेटिव बनाना इतना आसान नहीं है। उस वक्त उसने जान छुड़ाने के लिए जवाब तो दे दिया है, लेकिन मैंने कहा ना कि ईरान ने कहा कम इन्वेस्टिगेट, कम एंड सी। तो कहने का मतलब ये है कि यू कैन हुडविंक मे बी प्रेसिडेंट ट्रंप और हिज एलाइज और नेतन्याहू, बट यू कांट आई मीन मेक द होल वर्ल्ड फूल। और बुखारी साहब, कुछ भी हो जाए, 170 बच्चियों को शहीद कर देने की कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती है। बुखारी साहब, JD वैंस इस सारी सिचुएशन के अंदर जिनको देखा जा रहा था, ईरान भी उनको ट्रस्ट कर रहा था, और मुज़ाकरात के हवाले से अगर ईरान किसी रहा था तो वो अमेरिका की तरफ से JD वैंस थे। अब JD वैंस के हवाले से ये बात आना कि फौजी मुहिम के लिए तैयार हैं, ये कितनी अहमियत रखता है? देखिए, दो बातें कर रहे हैं वो। हाँ जी, बिल्कुल। एक तो वो वाइस प्रेसिडेंट है, उनको अपने प्रेसिडेंट की बात को बड़ा मतलब है कम से कम उसको फोकस करना है। उसने कहा जी कि अगर ये ईरान न्यूक्लियर बम बनाएगा तो फिर हम इसके ऊपर हमला करेंगे, ओके अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम ही इज सेइंग कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम किसी मुआहदे के ऊपर पहुंच जाएं। और मुझे बहुत तवक्को है, चूँकि बहुत पेशरफ्त हुई है, तो ही हैज़ साउंडेड आई मीन ऑप्टिमिज्म रिगार्डिंग के डील कोई ना कोई हो जाएगी। वो जहाँ तक उस और फिर जैसा मैंने पहले कहा, अब सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा रह गया है, ईरान न्यूक्लियर बम न बनाए, बाकी सारी चीज़ें जो है पीछे हट गई हैं जी। चाहे अब आप इसको कहे कि जी वो एक्सचेंजेस जो हुई हैं तजावीज़ की, उसके नतीजे में कुछ इशूज़ इररेलेवेंट हो गए हैं। अब नाउ फोकस इज दिस न्यूक्लियर बम, और वजह उसकी है कुछ तो फेस लेके जाएंगे, वापस के नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे वापस ट्रंप? ये सारा कुछ इतने बंदे मरवा के, इतने बंदे मार के, इतना खर्चा करवा के, खुद उनके नज़दीक सिर्फ वॉर में जो असला इस्तेमाल हुआ है वो $25 बिलियन है, नुकसान नहीं है शामिल उसमें जी। तो जो इतनी बड़ी वारदात की है, कोई फेस सेविंग तो उनको चाहिए ना, वो उसके लिए मचलते और तड़पते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ऑप्टिमिस्टिकली देख रहे हैं JD वैंस के स्टेटमेंट को। मीनवाइल मोहसिन नकवी साहब की रैपिडली मूवमेंट हो रही है तेहरान में, तो ये कितनी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसके ऊपर ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, मोहसिन नकवी साहब 24 घंटे में दूसरी दफ़ा तेहरान गए हैं, क्या किसी मुआहिदे की तरफ इशारा कर रही है ये बात? मेरे ख्याल से अगर हम वैंस के बयान को सीरियसली लें, जिन्होंने कहा कि बहुत पेशरफ्त हुई है, तो ये पेशरफ्त जो है ये एक्सचेंज ऑफ जो तजावीज़ है ना, ये जो यानी मुआहिदे की जो शिकें हैं उसके ऊपर ड्राफ्ट जो हैं ये एक्सचेंज होते हैं। और चूँकि सालिस पाकिस्तान है और दोनों ही साइडों ने तस्लीम किया हुआ है कि सालिस एक ही है, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी हमारे थ्रू ही एक्सचेंज हो रहे हैं। ईरान हमें देता है, हम अमेरिका को देते हैं, अमेरिका हमें देता है, हम ईरान को भेजते हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो शटल डिप्लोमेसी कर रहे हैं मोहसिन नकवी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सेंसिटिव।
और मुझे भी अब थोड़ा थोड़ा यकीन हो चला है कि शायद किसी मुआहदे की तरफ बढ़ा जा रहा है। ठीक है जी। लेकिन बुखारी साहब, जो रिएक्शन हम देख रहे हैं राक्टी साहब का या रीसी का, इब्राहिम रज़ाई साहब का, वो तो इंटायरली इस तरफ इशारा कर रहा है कि ईरान जैसे तैयार है बिल्कुल कि कोई नया हमला अमेरिका या कोई नया मिस एडवेंचर करेगा। देखिए, जैसा मैंने पहले इब्तिदा में भी कहा था कि जो बुज़दिल दुश्मन होता है ना, या जो मक्कार दुश्मन होता है, आप उस पर एतबार नहीं कर सकते जी। वो इस तलाश में होता है कि आपका कोई ऐसा लम्हा मिल जाए उनको जब आप स्ट्राइक करना चाहते हो, उसकी तलाश में लगा रहता है। इसलिए ईरानियन कौम का रिजॉल्व ये है कि अमेरिका मुआहदा करे, ठीक है, अगर जंग करना चाहता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। भाग नहीं रहे हैं वो जंग से। जितने भी लीडरशिप के बयान हैं, चाहे वो पासदारान हैं, चाहे वो इराकची हैं, चाहे वो इब्राहिम अजीज़ी हैं, चाहे वो कालीबॉफ हैं, सबके बयानात में रिजॉल्व ये है कि इफ़ यू वांट टू फाइट वी आर रेडी। जी। कल हमने बताया था कि वो कह रहे हैं हमारे ट्रिगर के ऊपर उंगलियां हैं। हाँ जी। यू कम एंड ट्राई एंड गेट अस। जी। बुखारी साहब, इस सारी सिचुएशन के अंदर रूसी सदर पुतिन और शी जिनपिंग की जो मुलाकात है वो कितनी इंपॉर्टेंट है? और ये जो पर्सपेक्टिव एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था कि शायद चाइना ने ईरान को बिट्रे कर दिया है, क्या उसकी निगेशन है ये बात? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात थी और ये गलत अंदाज़ा था कि ईरान को बिट्रे कर दिया है, क्योंकि इस दौरे के बाद ट्रंप के फौरी तौर पर चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान आया था, बल्कि फॉरेन मिनिस्टर का, और इसी तरीके से रूस के फॉरेन मिनिस्टर का भी बयान आया था। दोनों के बयानात को अगर आप देखें तो कहीं कोई बिट्रेयल नज़र नहीं आती है। इसलिए कि अब ये जो चीन के सदर की और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात हुई है, उसमें एक तो उन्होंने मुतालबा किया है कि मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी मुस्तकिल होनी चाहिए, एक बात। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट शी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि रूस और चीन को मिलकर यकतरफा गुंडागर्दी और तारीख को पलटने के तमाम इकदाम की मुखालफत करना होगी। लुक एट इट, दे आर गेटिंग एंड ग्रेजुअली इन्वॉल्व्ड इन इट। दोनों मुतालबे छोटे नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं क्योंकि दुनिया जंगल के कानून की तरफ जाने के खतरे से दो चार है। ये वो ट्रंप को कह रहे हैं ना, मुझे आपको थोड़ी कह रहे हैं वो। तो मैं समझता हूं कि उनकी इस मुलाकात ने एक नई डायमेंशन दी है इस वक्त जो कुछ मशरिक़ वस्ता में हो रहा है। अपनी इंटेंशन भी जाहिर कर दी हैं उन्होंने, और वो किस हद तक जा सकते हैं ये भी उन्होंने बता दिया है। ठीक है बुखारी साहब, जो दोनों के अंदर एनर्जी के हवाले से बहुत सारे मुआहदे हुए हैं और पुतिन ने ये शी जिनपिंग को इस बात के एतमाद दिला दिया है कि वो एनर्जी के हवाले से या एनर्जी सप्लाई के हवाले से चीन की पूरी मदद करेंगे। देखिए, रूस और चीन की दोस्ती की नौयत को पिछले जब से प्रेसिडेंट शी आए हैं, रशिया और चाइना की नौयत रिलेशनशिप की चेंज हो गई है जी। एक वक्त था कि दूरी थी और एक वक्त था कि मुखासमत थी। वो दौर ख़त्म हो गया है। दे आर गेटिंग सो क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर रेडी टू हेल्प ईच अदर इन एवरी क्राइसिस। और ये जो अमेरिका धमकी दे रहा है कि देखें चाइना का तेल बंद हो जाएगा अगर हमने हॉर्मज़ की नाकाबंदी हम नहीं खोलेंगे क्योंकि चाइना को तेल नहीं पहुंचेगा, चाइना जो है ईरान से 40% अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का तेल नहीं ले सकेगा। तो रशिया ने कहा हम देंगे तेल आपको भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको तो एक लम्हे के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये जो कुर्बत है, इस कुर्बत से भी अलार्म्ड होंगे अमेरिकन। बिल्कुल बुखारी साहब, और जो ये बात है कि वो कह रहे हैं कि बहुत सारा लेन देन तजारत जो है वो चीनी और रूसी करेंसी के अंदर होती है, ये डी डॉलराइजेशन की तरफ इशारा करती है और कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया है अमेरिका के लिए। ये अमेरिका के लिए मौत है, लम्हा फिक्रिया नहीं है। पेट्रो डॉलर ने जो डोमिनेंस कायम कर रखी हुई है पूरी दुनिया की ट्रेड के ऊपर डॉलर की, वो इससे ज़्यादा ख़तरे से दो चार कभी नहीं रही जितनी आज है। और मुझे ये यकीन है कि ये दौर अब पेट्रो डॉलर वाला ख़त्म होने वाला है और युआन और रशियन करेंसी जो है उसमें ट्रेड होगी। इसी को लोग कह रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है दुनिया बर्क रफ्तारी से। जिस तरीके से यूरोप की लीडरशिप अब देख रही है ईस्ट की तरफ, यानी चाइना की तरफ, वो आपके सामने है। चाहे वो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन सब ने जाके जिस बात की तस्दीक की है वो ये है कि द वर्ल्ड इज नाउ इन द प्रोसेस ऑफ हैविंग ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज अ डेथ सेंटेंस टू द अमेरिकन्स। जी बिल्कुल बुखारी साहब, जंग के आगाज़ में हमने रजीम चेंज की बहुत सारी बातें सुनी थी। इस तरफ एक कोशिश की गई जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है और वो ये कह रहा है कि अमेरिका ने अहमदी निजात को एज एन ऑल्टरनेटिव देखा और इसके ऊपर, इस मंसूबे के ऊपर गौर किया और फिर उनकी रिहाइशगाह पर जो हमला हुआ वो भी इसी मद में किया गया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये ऐसा स्क्रिप्ट है जिसको उठा के गंदी नाली में फेंक देना चाहिए। यानी आप उसको बचाने के लिए उसके घर पे हमला कर रहे हैं, क्या बात है। व्हाट ए वंडरफुल आर्गुमेंट। आप देखिए यार, ये पागल हो गए अमेरिकन। मैं बता रहा हूं आपको कि उसको बचाने के लिए उसके घर पे हमला करना बहुत जरूरी था। वो जिंदा है या नहीं है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जितने क्राइम हमारे सामने हैं, जितने शवाहद हमारे सामने हैं, उस हमले में वो
शहीद हो गए थे, जान से हाथ धो बैठे थे। मेरी तो बहुत दुआ है, मेरा तो बहुत आइडियल लीडर है कि वो ज़िंदा हो और ईरान को फिर दोबारा लीड करें। क्योंकि एक बात मैं बता दूं, जो उनका दौर था उसमें अमेरिकन से पूछें क्या हाल था। पहली बात तो ये कि वो पहले वज़ीर आज़म थे, सदर थे ईरान के, जिन्होंने वाशिगाफ अल्फाज में कहा कि अगर हमारी सलामती को कभी ख़तरा हुआ तो हम इसराइल को सफ़ाए हस्ती से 3.5 से 7 मिनट में उसको नक्शे से दुनिया के मिटा देंगे। वो कैपेसिटी उस वक्त भी थी, वो कैपेसिटी आज भी है। अगर अमेरिका पीछे ना हो तो इसराइल 4 घंटे की खेल है टोटल। ठीक है, ये मैं बड़े वसूख से आपको कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि अहमद निजात का मुझे एक वाक़या याद है। वो यूनाइटेड नेशन के जो एनुअल जनरल असम्बली का इजलास होता है उसमें शिरकत के लिए गए, तो उन्हें अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने इन्वाइट किया, और जब वो उनका नाम पुकारा गया डाइस पर आने के लिए, तकरीर करने के लिए, तो वहाँ के स्टूडेंट्स और फैकल्टी के मेंबर जो थे उन्होंने हुटिंग शुरू कर दी, जो 3-4 मिनट तक जारी रही। जब वो सेटल डाउन हुई तो वो आए डाइस के ऊपर, उन्होंने कहा अमेरिकन कौम के बारे में हमें बताया जाता था कि बहुत गंदे होस्ट हैं, बहुत थर्ड क्लास होस्ट हैं। आज आप लोगों ने सिर्फ ये साबित किया है, थैंक यू वेरी मच। और फिर चले गए। इतना बड़ा थप्पड़ पूरी ईरानी कौम के मुंह के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले या आज तक किसी ने मारा हो। लेकिन बुखारी साहब, आपसे मैंने जितनी भी बातें सुनी है अहमद निजात के बारे में, अक्सर हमारी इस बारे में बात होती है, तो आपकी बातों से तो मुझे हमेशा यही पर्सपेक्टिव मिला है कि वो एंटी अमेरिकन, एंटी इसराइल थे। लेकिन बुखारी साहब, ईरान के अंदर उन पर इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम लगते रहे हैं। ये सब अमेरिकन प्रोपेगेंडा है। वो इस वक्त जो रूलिंग एलीट है उसके अंदर निफाक पैदा करने की हर कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए कि वो पॉपुलर लीडर थे अपने दौर के, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। और इस बमबारी से पहले कभी किसी ने सुना कि कोई एंटी अहमदी निजात की तहरीक चल रही है वहाँ, या किसी भी लीडर ने इनकलाब के ने कभी कहा हो? अबे इनकलाब के लीडरों का ही तो सदर था वो। जी ठीक है बुखारी साहब। प्रोग्राम करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर और सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे, और एक गठजोड़ की बात करेंगे, उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। कुछ जराए से ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनसे फितना और ख्वारिज जो खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी जमात है, हुक्मरान है जो इस वक्त, उनके दरमियान का गठजोड़ जो है वो बेनकाब होता है। इस हवाले से खारजी बादशाह और खारजी रॉकटी की एक ऑडियो लीक हुई है। जी बुखारी साहब, ये हम देख रहे हैं कि खारजी जो है वो एक MPA को KPK के अपना बंदा कह रहा है। देखिए, मैं चूँकि हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं रिकॉल करूँगा ये कि ये पहली दफ़ा नहीं है, ये तो पकड़ा गया है, ये लीक हो गई है तो हमारे सामने आ गई है। आप वापस जाइए, तालिबान खान कौन था, कुछ याद है? कौन कहता था कि यहाँ पर हर शहर के अंदर तालिबान के दफातर होने चाहिए? कौन था जिसने लाके 40,000 दहशतगर्द जो है यहाँ बसाए थे और कहा था कि मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनेंगे तो ठीक हो जाएंगे? ये वही तो ब्लीडिंग वूंड है ना, ये उसी खून ज़ख्म से तो खून रिस रहा है। अब ये चाहे वो बादशाह राकटी हो, चाहे राकटी हो, चाहे बादशाह हो, ये सारे वही करैक्टर हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर आके घुस गए हैं। ये जो दूसरी मिसाल है जो दो ग्रुपों की आपस में लड़ाई है, ये क्या है? ये दहशतगर्द हैं जो वहाँ ला के बसाए गए। उनमें से अब आप देख लीजिए, एक काजम कमांडर काजम है, एक कमांडर मुमताज़ उम्मती है। इनके बीच ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसलिए कि अब वो सुकड़ रहे हैं। हमारे कामयाब ऑपरेशंस के बाद वो सुकड़ रहे हैं, या तो उनके साथी हथियार फेंक के मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन रहे हैं, जिस तरह बलूचिस्तान में बुगटी साहब ने मेरे ख्याल से कुछ दर्जन मरतबा तो हमने देख लिया है, और या फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के ऑपरेशंस में जान से हाथ धो रहे हैं, जिसका जिक्र जो कन्वेंशन सेंटर में हमारे फील्ड मार्शल ने किया था। तो ऐसी सूरत में फिर ये आपस में लड़ के मरेंगे। दूसरी बात ये कि अगर हमारी KPK की हुकूमत क्यों ताउन नहीं करती है सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, क्यों रेजिस्ट किया जाता रहा है कि यहाँ ऑपरेशन ना करें? आपको याद है ना, पूरे 1 साल तक रेजिस्ट किया गया। क्यों नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर वहाँ आमद दरामद नहीं होता? क्योंकि PTI की पॉलिसी में इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। बुखारी साहब, इस पॉलिटिकल सपोर्ट को तोड़ने का रास्ता क्या है? इसका एक ही रास्ता है कि ऑपरेशन शुड बी डन टू द कोर, ग्रास रूट लेवल तक जाके ऑपरेशन करके इन तमाम अनासर का कला कमान जब तक नहीं होगा और जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनके गिरेबानों को हाथ, उनकी गर्दनों को हाथ नहीं पड़ेगा, तो ये जख्म रिश्ता रहेगा। मेरे ख्याल से इस वक्त हम इस प्लेटफॉर्म से अपनी अथॉरिटी से ये कहते हैं, फील्ड मार्शल से ये कहते हैं कि इन ऑपरेशंस को और ज़्यादा तेज़ किया जाए ताकि ये जो हमारे ब्लीडिंग वूंड्स हैं इनसे इस कौम को निजात मिल सके। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। काइनेटिक के साथ साथ सॉफ्ट मेजर्स भी बहुत ज़रूरी हैं इस मामले को हल करने के लिए। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।